देखिए, हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में तो डिटेल से बात कर ली थी, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन की तो मैं वापस यहाँ कोई बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के ऊपर हमने कम से कम 3 से 4 वीडियो बनाए हैं। तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट पढ़ लिया है अपन ने। हम फर्टिलाइजेशन के आगे की बात करेंगे, है ना। जैसे कि जो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, या सबसे पहले हम देखेंगे क्लीवेज कैसे होता है, ठीक है। क्लीवेज में किस टाइप से सेल डिवीजन होती है, उनको बोलते क्या है, उन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, और फिर उसके बाद इम्प्लांटेशन कैसे होता है। तो फर्टिलाइजेशन के आगे की बात हम करेंगे, हम बात करेंगे क्लीवेज की, ठीक है। फिर क्लीवेज के बाद में हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन की, इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के बाद हमारा मेन टॉपिक हो जाएगा जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसी को हम जो है वो कवर करेंगे आज। यहाँ से चालू करेंगे, हम क्लीवेज से चालू करेंगे और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक हम बात करेंगे। और मैं पहले से बता देता हूँ कि यहाँ मैं जो बात करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ 12th एनसीईआरटी की ही बात करूँगा, ठीक है। जितना 12th एनसीईआरटी बता रही है इन चीज़ों के बारे में, क्लीवेज के बारे में या इम्प्लांटेशन के बारे में या फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में, हम उतनी ही डिटेल जो है वो जानेंगे। अगर इससे ज़्यादा आपको डिटेल जाननी है ना, 12th एनसीईआरटी से ज़्यादा आपको समझना है कि ये इम्प्लांटेशन होता कैसे है, ठीक है, तो इसके लिए एक अलग से ही डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। डिटेल वीडियो जो है इसके ऊपर, उसको आप देख सकते हो, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इम्प्लांटेशन के कितने टाइप्स होते हैं, है ना। कैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म का फॉर्मेशन होता है, कैसे कॉरियोनिक विलाई जो है डेवलप होती है, वो सारी चीज़ें उसमें डिटेल से बताई हुई है। हालांकि 12th के लेवल पर आपको इतनी जानकारी आवश्यक नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पर उन सब चीज़ों को कवर नहीं करेंगे। हम केवल 12th एनसीईआरटी को ही कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले यहाँ इस डायग्राम से ही समझ लीजिए कि सबसे पहले क्या होता है। देखो, ये ओवरी है। ओवरी से कोई भी एक एग सेल जो है वो यहाँ से रिमूव होगी, ओव्यूलेशन बोलते हैं उसको। ओव्यूलेशन जिसका होता है ना, उसको हम सेकेंडरी oocyte कहेंगे। ये देखो, ये लिखा हुआ है सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगी, उसका ओव्यूलेशन होता है। फिर वो जैसे ही oocyte बाहर निकली, इस वाले एरिया में, ये जो मैं रीजन बना रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, ये एम्पुला वाला एरिया है, जहाँ पर स्पर्म सेल इस सेकेंडरी oocyte के साथ में ज्वाइन हो जाती है। स्पर्म सेल सेकेंडरी oocyte की जो जोना पेलुसिडा होती है, इस जोना पेलुसिडा के साथ में एसोसिएट करेगी और फिर वो अंदर जाएगी, और बाकी के सारे स्पर्म जो है वो वहीं पे रुक जाते हैं, केवल एक ही स्पर्म इंजेक्ट करता है। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। डिटेल वीडियो अपन ने फर्टिलाइजेशन में समझाया है कि कैसे वो अंदर इंजेक्ट होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, ये सेकेंडरी oocyte जो है वो अब अपना कंप्लीट जो सेकेंड म्यूसिस है वो कंप्लीट कर लेती है, और फिर एक कंप्लीट ओवम बना देती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि स्पर्म सेल और जो ओवम है, उन दोनों के ही मिलने से एक कंप्लीट जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए, ये जाइगोट बन गए हैं, और यहाँ पर ये जो ये क्रोमोसोम्स है, ये पेयरिंग कर रहे हैं। मतलब स्पर्म से जो मेल के क्रोमोसोम आए थे और उस साइड में जो फीमेल के क्रोमोसोम थे, वो पेयर हो गए, यहाँ पे उनकी पेयरिंग हो गई है। और अब वो यहाँ पर कंटिन्यूस जो है वो माइटोटिक डिवीजन करेंगे। तो क्या हुआ कि सबसे पहले तो जाइगोट बना। देखिए, ये सारी कहानी जो है वो मैंने शॉर्ट में बताई है, जो फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इतना डिटेल में उसको नहीं बोला। तो आपको तो खाली ये समझना है कि जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बन जाने के बाद में होता क्या है कि सबसे पहले ये जाइगोट क्या है, वन सेल, ये एक ही तो सेल है। इसमें जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो उससे 2 सेल बनेगी, तो 2 सेल बन जाएगी। फिर 2 से 4 बनेगी, फिर 4 से 8 बनेगी। अब आपको ये समझना है कि जब 8 सेल स्टेज आती है, तो 8 से लेकर के 16, ठीक है, 8 से 16 सेल स्टेज को हम एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बोलेंगे, जो 72 आवर्स में बनता है। उसी स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं मोरूला। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है मोरूला, ठीक है। और आप देखना, 8 सेल जो स्टेज है,
एनसीईआरटी में 8 सेल स्टेज को क्या बोला है, मोरुला बोला है। लिखा हुआ है 8 to 16, लेकिन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो किया है बुक में, उसमें 8 कोशिकाओं वाला जो समूह है उसी को मोरुला बोला है। तो आपको ध्यान रखना है। तो मोरुला जो है वो यहाँ पर बन जाएगा, 72 घंटे के भीतर मोरुला का निर्माण हो जाता है। मोरुला के बाद में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनता है ब्लास्टूला। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लास्टूला का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ब्लास्टूला क्या है, देखो ये पूरा ये मोरुला जो है ना इसी स्ट्रक्चर है, लेकिन वो थोड़ी सी 16 से 32 सेल की बनी हुई होती है। ब्लास्टूला की हर एक सेल को हम एक स्पेसिफिक नाम देंगे, उसको बोलते हैं हम ब्लास्टोमियर्स। तो ब्लास्टूला, सोचो मैं यहाँ पर ब्लास्टूला बना देता हूँ। ये मैंने एक ब्लास्टूला बनाया, ठीक है। इसके अंदर ये बहुत सारी सेल है, 16 सेल बना देता हूँ मैं यहाँ पर। तो माना ये हमारे पास में एक 16 सेल का स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। इस 16 सेल के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टूला बोलेंगे। ये समझ जाना है आपको कि ये ब्लास्टूला है। अब इसकी हर एक सेल जो है वो क्या कहलाएगी, उसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर कहेंगे। ये ब्लास्टोमियर की स्ट्रक्चर है। फिर क्या होगा, ब्लास्टोमियर की स्ट्रक्चर जब बन जाएगी उसके बाद में ये सारी की सारी सेल जो है वो अब इस तरीके से अरेंज हो जाती है कि सबसे बाहर की तरफ एक आउटर मोस्ट कवरिंग सेल की बनेगी। अरेंजमेंट होता है इस टाइप से कि एक तो बाहर की तरफ का सेल जो है वो अरेंज हो जाएगी। तो मैं एक बाहर की वाली सेल जो है वो बना देता हूँ इस तरीके से। हमने यहाँ पर ये जो ब्लास्टूला था इसमें सेल्यूलर अरेंजमेंट हम समझा रहे हैं कि ये सारी की सारी सेल अरेंज कैसे हो रही है। तो सबसे बाहर एक लेयर बनती है सेल की, ठीक है। इसको बोलेंगे हम ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहेंगे इसको हम, ये सारी की सारी जो सेल बाहर लेयर बना रही है रेड कलर की, ठीक है, इन सभी को हमने बोल दिया है ट्रोफोब्लास्ट। तो ये तो हो जाएगी ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर की तरफ जितने भी जो ब्लास्टोमियर्स थे ब्लास्टोला के, है ना, वो अब ट्रोफोब्लास्ट की इनर लेयर के साथ में एक तरफ जाकर के अटैच हो जाते हैं और एक सेलुलर मास बनाते हैं, ठीक है। गुच्छा बना देंगे इस तरीके से। ये अंदर की जो सेल है वो ऐसे एसोसिएट हो गई है अंदर की तरफ, और ये सारे के सारे ब्लास्टोमियर्स जो अंदर है, देखो ये बाहर वाले भी ब्लास्टोमियर्स ही है, अंदर वाले भी ब्लास्टोमियर्स ही है, लेकिन बाहर वालों ने एक अलग से ही कवरिंग का काम चालू कर दिया, इसलिए इसका नाम हमने ट्रोफोब्लास्ट रख दिया है। और अंदर वाले जो ब्लास्टोमियर्स है वो इकट्ठे हो गए हैं, तो ये हमने ऐसा इसको बोल दिया कि ये इनर सेल मास है। इस तरीके से ये इनर सेल मास, ये इनर सेल मास की तरह काम कर रहा है। बीच में जितनी भी आपको ये जो कैविटी दिख रही है, ये कंप्लीट जो ये कैविटी है यहाँ से लेकर के ये पूरी, ठीक है, इसको बोलेंगे ब्लास्टोसील। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसील। अब ये ब्लास्टोसील कैविटी है पूरी की पूरी एक, ठीक है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें ट्रोफोब्लास्ट भी है, इनर सेल मास भी है, आपको एक कैविटी भी दिख रही है, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे ब्लास्टोसिस्ट। क्या नाम देंगे, ब्लास्टोसिस्ट। तो देखो हुआ क्या, हुआ ये कि जो जाइगोट बना था फर्टिलाइजेशन के दौरान, जाइगोट से डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी, फिर उनका डिवीजन हुआ, 2 से 4 हुई, फिर 4 से 8 हुई। 8 सेल की जो स्ट्रक्चर थी उसको नाम दे दिया मोरुला। फिर 8 से 16 हुई, 16 सेल के स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया ब्लास्टूला। ब्लास्टूला में जितनी भी 16 सेल है उन सभी को हम ब्लास्टोमियर बोलेंगे। ब्लास्टोमियर का अरेंजमेंट इस तरीके से हो जाता है कि कुछ ब्लास्टोमियर तो ट्रोफोब्लास्ट बना देती है चारों तरफ लेयरिंग करके, कुछ ब्लास्टोमियर जो है वो अंदर ट्रोफोब्लास्ट के इनर सेल के पास एसोसिएट होकर के इनर सेल मास बना देती है, और बाकी बीच में जो है वो स्पेस बन जाता है, कैविटी बन जाती है। ये जो स्ट्रक्चर बना है इस स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। देखो डायग्राम के अंदर यहाँ पर ये बनाया हुआ है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट का है। और ये ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ बन रहा है, ये यूटेरस के अंदर बन रहा है। देखो मोरुला का स्ट्रक्चर जो यहाँ बनाया है वो इस वाले रीजन में बनाया है, ये वाला रीजन जो था डायग्राम में मैं ब्लू कलर से लाइनिंग कर रहा हूँ, तो इसको इस्थमस बोलते हैं, ठीक है। इस्थमस वाला रीजन जो है वो बिल्कुल यूटेरस के साथ में जॉइंट होता है। तो यूटेरस के अंदर की तरफ ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है ब्लास्टोसिस्ट।
अब ब्लास्टोसिस्ट के अंदर क्या हो रहा है, देखो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर कंटिन्यूस जो है वो चेंजेस आएंगे, ठीक है। और कंटिन्यूस चेंजेस आने के बाद में फिर उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है लगभग फर्टिलाइजेशन के 6 दिन के बाद, यहाँ लिखा हुआ है देखो 6 days। तो 6 दिन के बाद में यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट का। तो हमें तो केवल यही बात समझनी है, ये इम्प्लांटेशन हो कैसे रहा है। तो यहाँ ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ठीक है। एनसीईआरटी में इतनी ही जानकारी ली हुई है और इससे एक्स्ट्रा आपको कोई सवाल नहीं पूछने वाले, इतनी गारंटी है। अब दूसरी चीज़ देखो, इसी को एक बार फिर से मैं डायग्राम से समझा देता हूँ। यहाँ पर एक और डायग्राम है, ये वाला देखो, फर्टिलाइज एग हुआ ये, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइज एग मतलब जाइगोट, ये हो जाएगा जाइगोट। फिर ये एक सेल है, फिर एक से कितनी बन गई, 2 सेल बन रही है, देखो यहाँ पर ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है। फिर 2 से 4 सेल बन गई, 4 से 6, 6 से 8। इस 8 सेल स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया था, मोरूला, ठीक है। और 72 आवर्स के अंदर ये बन के कम्प्लीट हो जाता है। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद में 72 आवर्स, ठीक है। फिर 8 के बाद में जो है वो आगे स्ट्रक्चर बनेगी कंटिन्यूसली। और इसमें देखो अब ब्लास्टोमियर्स जो है उसमें देखो चारों तरफ यहाँ पर एक लेयरिंग बनाई हुई है, इसको तो हमने क्या बोल दिया, ये वाले जो यहाँ पर सेल है ये सारी की सारी ट्रोफोब्लास्ट है। अंदर की तरफ यहाँ पर ये सेलुलर मास है और ये ब्लास्टोसील है, कैविटी है। इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूटेरस के अंदर आ जाता है, ठीक है, ये यूटेरस में आ जाएगा। मोरुला जो है वो स्थमस में रहता है, ये स्थमस के अंदर बन रहा है, ठीक है। ओविडक्ट जो होती है फेलोपियन ट्यूब, उसके स्थमस वाले पार्ट में मोरुला दिख जाएगा और ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस के पार्ट में दिखता है। तो आगे की बात करते हैं हम, ये तो डेवलपमेंट हो गया कंप्लीट। अब इम्प्लांटेशन जो है वो कैसे हो रहा है देखो, तो हम यहाँ पर इम्प्लांटेशन की बात कर लेते हैं। इम्प्लांटेशन में सबसे पहले होगा क्या कि जितनी भी जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होती है, ठीक है, ट्रोफो, अब इतने तो समझ में आ गया होगा ट्रोफोब्लास्ट सेल कौन सी होती है। तो जो ट्रोफोब्लास्ट है वो ट्रोफोब्लास्ट एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो बनाएगी। क्या बनाती है, एक सेकेंड, फिंगर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है वो किसने बनाए, ट्रोफोब्लास्ट ने बनाए। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को किस नाम से हम जानेंगे, तो उसको बोलते हैं हम कॉरियोनिक विलाई, कॉरियोनिक विलाई, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन गए हैं ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर, वो है कॉरियोनिक विलाई, ठीक है। उसी और ये जो है वो कॉरियोनिक विलाई जो है वो पूरी तरीके से जो यूटेरस के द्वारा जो टिश्यू बनेंगे, यूटेराइन टिश्यू जो होता है ना, और जो मैटरनल ब्लड्स होता है उससे सराउंडेड होता है। तो कॉरियोनिक विलाई किसके साथ में एसोसिएट होगा, तो मैं यहाँ पर मैटरनल यूटेराइन टिश्यू, ठीक है, यूटेराइन जो टिश्यू होता है उसके साथ में प्लस ब्लड, इसके साथ में जो है वो अटैच हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि देखो ट्रोफोब्लास्ट से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने, उसको बोला हमने कॉरियोनिक विलाई। और ये कॉरियोनिक विलाई चारों तरफ से इस मैटरनल यूटेराइन टिश्यू और ब्लड के थ्रू सराउंडेड होता है, ठीक है। अब होगा क्या सोचो, यहाँ पर ये मैंने एक ट्रोफोब्लास्ट बनाया, तो ट्रोफोब्लास्ट ने इस तरीके से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाए, ये अपना ट्रोफोब्लास्ट, और ये आपके इस तरीके से ये इनर सेल मास, बात समझ में आ रही होगी। और यहाँ पर ये पूरी की पूरी यूटेरस की वॉल, ये समझ लीजिए यूटेरस की पूरी वॉल है। तो क्या होगा कि यूटेरस जो यूटेराइन जो मैटरनल यूटेराइन टिश्यू जो होता है वो धीरे धीरे अब इसको पूरा सराउंड करना चालू करेगा, ठीक है, इसको पूरा जो है वो घेरना चालू करेगा, ताकि क्योंकि इसको पूरा अंदर लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है वो मामला चल रहा है। अब समझना क्या है आपको, ये सिस्टम कैसे चल रहा है। देखो कॉरियोनिक विलाई कौन सी चीज़ है, ये वाली, ये कॉरियोनिक विलाई है। कॉरियोनिक विलाई और जो यूटेराइन टिश्यू है उनका इंटरडिजिटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इंटरडिजिटेशन। तो हम ऐसे कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी तरीके से इंटर
डिजिटेटेड जॉइंट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में, और जब ये अच्छी तरीके से जॉइंट हो जाएंगे तो फिर एक स्ट्रक्चर बनेगा। क्या स्ट्रक्चर बनेगा देखिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोरियोनिक विलाई। अब समझ में आ गया होगा कोरियोनिक विलाई क्या होती है। ट्रोफोब्लास्ट से जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं वो, और उसके साथ में जो यूटेराइन टिश्यू होते हैं, मदर के जो बॉडी के अंदर जो यूटेरस में टिश्यू होते हैं, जब ये दोनों अच्छे से बढ़िया तरीके से इंटरडिजिटेटेड जॉइंट हो जाएंगे, टाइटली जॉइंट हो जाएंगे, तो फिर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं हम प्लेसेंटा। और सीधा सवाल आता है प्लेसेंटा कैसे बनता है, तो ये चीज़ आपको लिख देनी है, यूटेराइन टिश्यू प्लस कोरियोनिक विलाई जब दोनों जुड़ जाएंगे तो प्लेसेंटा बनता है। ठीक है। प्लेसेंटा वास्तव में क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी। तो प्लेसेंटा है क्या वास्तव में? प्लेसेंटा इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है ना, जिसको हम आगे फीटस बोलेंगे, एंड मैटरनल बॉडी। तो अगर डेफिनेशन पूछ लेते हैं प्लेसेंटा की, तब तो आपको ये देख ले, ये वाली लाइन लिख देनी है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी इज नोन एज प्लेसेंटा। और बनता कैसे है, तो आपको बोल देना है ट्रोफोब्लास्ट से जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने थे कोरियोनिक विलाई, वो जब यूटेराइन टिश्यू के साथ में जुड़ जाते हैं, ठीक है, तब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हो गया प्लेसेंटा का मामला, इतनी सी बात समझनी है आपको। अब आगे क्या है बात समझने के लिए, देखो ये जो प्लेसेंटा होता है, ये देखिए यहाँ पर, ये जो प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा कंप्लीटली किसको कवर कर रहा है, किससे साथ में ज्वाइंट हो रहा है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके साथ में। तो ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई है जो मदर और एम्ब्रियो को बीच से ज्वाइंट कर रही है। लेकिन प्लेसेंटा जो है वो अंदर से एक कॉर्ड जैसी स्ट्रक्चर के साथ बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा है, मतलब एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा है, फिटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा। और जो इस एम्ब्रियो के अंदर से जो भी एक्सक्रेटा निकलेगा, वेस्ट निकलेगा या CO2 निकलेगी, उसको बाहर की तरफ भी लेके जाएगा। तो वो जो कॉर्ड होती है जो प्लेसेंटा के थ्रू अंदर जा रही है, उस कॉर्ड को हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है अम्बिलिकल कॉर्ड। तो प्लेसेंटा तो क्या हो गया, प्लेसेंटा इज अ जंक्शन बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो, और अम्बिलिकल कॉर्ड इज अ कनेक्शन कॉर्ड, एक कनेक्टिंग कॉर्ड है, एक लिंक है जिससे जो एम्ब्रियो है वो मदर से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये तो हम यहाँ पर प्लेसेंटा को इस तरीके से समझा सकते हैं कि प्लेसेंटा करता क्या है, ये सप्लाई करता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। ये ध्यान रखना है। और एम्ब्रियो जो है उससे जो वेस्ट होता है, ठीक है, क्या कर रहा है ये, रिमूवल ऑफ CO2 एंड जो वेस्ट है, रिमूवल ऑफ CO2 एंड वेस्ट मटेरियल, उसको जो है वो एम्ब्रियो से वापस मदर की तरफ लेके जाता है। तो इस तरीके से प्लेसेंटा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये बात समझनी है।
ठीक है। और प्लेसेंटा जो है वो एक इससे कनेक्शन जो है वो किसके थ्रू हो रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू हो रहा है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो प्लेसेंटा के अंदर की तरफ आई हुई है, ये ध्यान रखना है, अम्बिलिकल कॉर्ड। ये चीज़ आपको समझनी है। क्लियर। अब कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है कि प्लेसेंटा जो है वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है। तो देखिए, हम ऐसा कह सकते हैं कि प्लेसेंटा एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। क्या होती है? एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। क्वेश्चन आता है कि प्लेसेंटा जो है वो किस टाइप की ग्लैंड है, एक्सोक्राइन है कि एंडोक्राइन है। तो हमको एंडोक्राइन लिखना है, ध्यान रखना। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन रिलीज करेगी? तो कुछ हार्मोन के नाम आपकी बुक में लिखे हुए हैं, HCG। ठीक है, एक HCG लिखा हुआ है, एक HPL लिखा हुआ है, ये याद रखना है आपको। फिर एस्ट्रोजन लिखा हुआ है, एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है ये। फिर प्रोजेस्टेरॉन लिखा हुआ है, प्रोजेस प्रोजेस्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोजन। ठीक है। और रिलैक्सिन, ये हार्मोन जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू रिलीज हो रहे हैं। तो प्लेसेंटा ये सारे हार्मोन रिलीज कर रही है, लेकिन अब इनका काम क्या होता है, आपसे क्वेश्चन काम के ऊपर पूछेंगे इन सभी के। तो HCG का काम क्या है? सबसे पहली चीज, HCG क्या करता है? HCG फुल फॉर्म है इसकी ह्यूमन कोरियोनिक गोनिडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन है वो क्या करेगा? तो जब देखो प्रेगनेंसी टेस्ट, जो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उसमें यूरिन में HCG की अमाउंट होने की वजह से पता चलता है कि फर्टिलाइजेशन हो गया है और एम्ब्रियो जो है उसका डेवलपमेंट चालू हो गया है, क्योंकि ये हार्मोन प्लेसेंटा ही रिलीज करता है। तो इस हार्मोन की बदौलत प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो ये ध्यान रखना है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनिडोट्रोपिन हार्मोन ही प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिवनेस जो है वो बताएगा। फिर एक हार्मोन का नाम है HPL। इस HPL को हम बोलेंगे ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये क्या कर रहा है? तो जो बॉडी होती है फीमेल की बॉडी, उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार करता है। ठीक है। प्रिपेयर प्रिपेयर बॉडी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और उसके साथ में ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म। फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करेगा। और क्या करेगा ये? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये इंसुलिन जो है उसकी सेंसिटिविटी को थोड़ा सा बढ़ा देता है, श्योर करता है, ताकि जो फीटस है उसमें इनफ न्यूट्रिएंट मिल सके उसको। तो इंसुलिन जो है, ठीक है, उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज करता है। ठीक है, ताकि क्या हो, फीमेल जो फीटस है, फीटस के अंदर अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स जो है वो जा सके, इसलिए यहाँ पर उसका ये काम होता है। तो आपको ये HPL का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये क्या होता है। फिर एक हार्मोन का नाम है इम्पोर्टेंट, वो है रिलैक्सिन।
रिलैक्सिन क्या करता है? देखो, रिलैक्सिन तब काम करेगा जब बिल्कुल प्रेगनेंसी के अंदर जब डिलीवरी वाली फेज आती है, ठीक है, लेटर फेज जो होती है प्रेगनेंसी की, उसमें ये रिलीज होता है। तो ये ध्यान रखना है कि रिलैक्सिन कब रिलीज होगा। रिलीज इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है कि रिलैक्सिन, HPL, HCG, ये सब जो है वो हार्मोन होते हैं जो प्लेसेंटा के थ्रू रिलीज होते हैं। क्लियर है? उसके साथ में ही जैसे देखो, अगर आप देखो कि HCG, HPL, रिलैक्सिन जो है वो वुमन के अंदर केवल और केवल प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज हो रहे हैं, ये तीनों हार्मोन, इसलिए मैंने इन तीनों का नाम लिखा है स्पेशल। बाकी तो जैसे एस्ट्रोजन है या प्रोजेस्ट्रोजन है, वो तो अमूमन बाद में और पहले भी रिलीज होते हैं। लेकिन ये तीन हार्मोन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज होंगे। उसके साथ में कुछ ऐसे हार्मोन भी होते हैं जो इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे कॉर्टिसोल। कुछ हार्मोन के नाम इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉर्टिसोल, ठीक है, कॉर्टिसोल हो जाएगा। और प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रोलैक्टिन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया। बाकी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, इसका नाम पहले लिख दिया है। तो ये सारे के सारे हार्मोन जो है वो मदर की बॉडी के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज होते हैं, ताकि बॉडी जो है वो प्रिपेयर हो सके अच्छी तरीके से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर। तो ये कंप्लीट है। अब प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है ये समझ लो। प्रोलैक्टिन इंपॉर्टेंट है। प्रोलैक्टिन क्या है? ये प्रोलैक्टिन ये एक मिल्क प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। मैं इसके आगे लिख देता हूँ, मिल्क प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो ये प्रोलैक्टिन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है? ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन में हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखो। क्लियर? तो ये कंप्लीट आपके इम्प्लांटेशन और उसके बाद में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं है आपकी बुक के अंदर, सिर्फ और सिर्फ ये एक प्लेसेंटा का काम, प्लेसेंटा से कौन से हार्मोन निकलते हैं वो एक छोटा सा डायग्राम है। वो डायग्राम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे प्लेसेंटा कहाँ क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, ये यूटेरस है, ये एम्ब्रियो है, ठीक है। ये एम्ब्रियो जो है वो इस यूटेरस के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके अंदर घूमता रहता है। और ये यहाँ ये लाइन लिखी हुई है एमनियोन, ये कोरियोन, इन सभी के बारे में डिटेल से अलग से जो इम्प्लांटेशन वाला जो वीडियो है उसमें डिटेल से समझाया हुआ है। अगर जैसे कभी टाइम पास करना हो, कभी समझने के लिए ऐसे बैठे हो, तो आप उस चीज़ को समझ सकते हो। लेकिन इतना श्योर है कि आपको 12th के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं पूछने वाले, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ हमसे पूछेंगे और कौन सी चीज़ हमसे नहीं पूछेंगे। तो ये एक तो क्लियर आपको मामला मालूम होना चाहिए। फिर देखो, मैं यहाँ पर जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के कुछ फेजेस के बारे में लिख देता हूँ। सबसे पहले जो बात आती है कि लगभग 24 से 28 दिन, उस वक्त जो है वो एम्ब्रियो के अंदर हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये याद रखने की चीज़ है, इससे यहाँ जितनी भी चीज़ें लिख रहे हो वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते हैं कि 24 से 28 डेज के अंदर तो हार्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये हार्ट का फॉर्मेशन हो जाना ही फर्स्ट साइन है कि कोई एम्ब्रियो जो है वो अब अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है। तो पहले मंथ के अंत में तो ये हो जाएगा, फर्स्ट मंथ, ठीक है। और आपको जो है वो उसको स्टेथोस्कोप के थ्रू केयरफुली सुन सकते हो। फिर सेकेंड मंथ जो होता है उसके अंदर लिम्स और जो डिजिट्स होते हैं, अंगुलियाँ होती है, वो बनने जाती है। तो यहाँ सेकेंड मंथ लिख रहा हूँ, सेकेंड मंथ, उसके अंदर क्या हो रहा है, लिम्स, और लिम्स के साथ में जो
डिजिट्स होती है वो, उसका फॉर्मेशन हो जाता है फीटस में। जब लगभग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म होने वाला होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब क्या होता है? थर्ड मंथ। ठीक है, थर्ड मंथ को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। थर्ड मंथ के अंदर जितने भी जो मेजर ऑर्गन होते हैं, मेजर ऑर्गन वो तैयार हो जाते हैं, मेजर ऑर्गन सिस्टम जो है वो अच्छे से बन जाते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। इसलिए जो एम्ब्रियो जो फीटस का जो हम सेक्स चेक करते हैं, मेल है कि फीमेल है, वो थर्ड मंथ में होता है, क्योंकि उस वक्त तक जब लगभग जो है वो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं। फिर फिफ्थ मंथ के अंदर जो फर्स्ट मूवमेंट है एम्ब्रियो का, फीटस का, वो देखने को मिलता है। देखो मैं कहीं कहीं एम्ब्रियो बोल रहा हूँ, कहीं कहीं फीटस बोल रहा हूँ। एम्ब्रियो और फीटस का मतलब क्या है, बात समझ लो कि सेकेंड वीक से लेकर के और जो सेकेंड मंथ है वहाँ तक का मामला एम्ब्रियो, और फिर सेकेंड मंथ के एंड से लेकर के जो नाइन्थ मंथ है वहाँ तक का मामला फीटस है। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा आपको। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो फिफ्थ मंथ है तो उसमें पहली बार मूवमेंट होना चालू हो जाता है किसी भी फीटस के अंदर, ये ध्यान रखना है। और उसके जो हेड होता है वहाँ पर, हेड जो है, एक सेकेंड, हेड में हेयर जो है उसकी ग्रोथ भी आसानी से देखने को मिल जाती है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। लगभग सिक्स्थ मंथ में, मतलब जब सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट होता है, तब पूरी की पूरी जो बॉडी है वो बिल्कुल छोटे छोटे हेयर से कवर हो जाती है। पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स आ जाते हैं। जो आई लीड्स होती है, पलके जिसको बोलते हैं हम, वो सेपरेट हो जाती है आसानी से। आई लैशेस बनने लग जाते हैं, जिसको हम बरूनिया बोलते हैं, आई लैशेस, वो उसका फॉर्मेशन हो जाता है। और 9 मंथ के अंदर कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगा, और आफ्टर 9 मंथ जो है वो डिलीवरी हो जाती है। तो ये एक कंप्लीट एम्ब्रियोनिक और फीटल डेवलपमेंट के ऊपर जो बुक से क्वेश्चन बनते हैं वो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता। आपको इसी तरीके से याद करना है कि पहले हार्ट बना, सेकेंड मंथ में लिम्स और डिजिट बने, फिर उसके बाद में थर्ड मंथ या फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बोल सकते हैं क्वेश्चन में, तो उसमें जितने मेजर ऑर्गन होते हैं, मेजर ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट बन जाते हैं। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन पे क्वेश्चन बन सकता है अलग से, तो वो भी ध्यान रखना है कि थर्ड मंथ या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही बनता है। फिफ्थ मंथ में पहली बार मूवमेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फर्स्ट मूवमेंट जो है वो फिफ्थ मंथ में होता है। आई लैशेज या आई लीड जो है वो सेपरेट कब होती है, तो सिक्स मंथ में होती है। पूरी बॉडी के ऊपर हेयर सिक्स मंथ में बनेंगे, लेकिन सिर्फ सिर का पूछे तो सिर के ऊपर बाल जो है वो 5-6 महीने में बनते हैं। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ है। पूरा जो ये चैप्टर है, इसमें जो ज़्यादा जोर दिया गया है वो दिया हुआ है गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस पे। बाकी फर्टिलाइजेशन से ले लो आप, चाहे क्लीवेज से ले लो, इम्प्लांटेशन ले लो, या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ले लो, इसमें इतनी डिटेल नहीं लिखी हुई है। पुरानी जो बुक्स होती थी, चाहे पुरानी तुम RBSC देख लो, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल लिखा हुआ है। ठीक है, और उन डिटेल को बच्चे जो है वो कॉलेज लेवल में पढ़ते थे। वो इन्फॉर्मेशन ट्वेल्थ में दी हुई थी, आज से लगभग 10 एक साल पहले। लेकिन धीरे धीरे उन सारी चीज़ों को हटा करके अब बहुत ही शॉर्ट में और बिल्कुल ताकि बच्चा खाली एक ऊपर ऊपर की जानकारी हासिल कर सके, ऐसी जानकारी जो है वो इस बुक में दी हुई है। तो आपको भी इतनी ही लेनी है, आपको भी कोई ज़्यादा इसमें कोई PhD नहीं करनी है। सिर्फ जितना बुक में लिखा है उतना मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है कि बुक आपको क्या बता रही है और आपको भी कितना पढ़ना है। बाकी बाकी मैंने आपको बोल दिया कि अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अलग से वीडियो बने हुए हैं, वो कॉलेज लेवल के वीडियो है, तो आप उनको देख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन आपके कोई काम का वो है नहीं। ठीक है।